मानव में जनन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। इसके पूर्व के लेक्चर में पौधों में प्रजनन का तरीका बताया गया था। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं मानव में जनन। तो मानव अन्य जातियों के समान यह भी एक जाति है जो विकास का सबसे उच्चीकृत, सबसे जटिल, सबसे बुद्धिमान प्राणी मानव होता है। मानव में भी अपने वंश को चलाने के लिए, अपने ही जाति का अस्तित्व कायम रखने के लिए, अपने ही समान संतान पैदा करने की क्षमता होती है। इसी को जनन बोला जाता है। मानव एक लिंगी प्राणी है, यूनिसेक्सुअल एनिमल होता है, अर्थात इस जाति में दो प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं। एक को मेल, दूसरे को फीमेल, एक को पुरुष, दूसरे को स्त्री। इन दोनों सदस्यों में भिन्नता होती है। इनमें लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म विकसित होती है। लैंगिक द्विरूपता क्या है? वो सारे लक्षण जिसके द्वारा आप ये रिकॉग्नाइज कर सको, ये पहचान कर सको कि अमुक सदस्य मेल है, अमुक सदस्य फीमेल है। ऐसे सारे लक्षण को सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का बोला जाता है। जैसे मानव में एक निश्चित उम्र पे दाढ़ी मूंछ का उगना, वक्ष वाले भाग पे बालों का पाया जाना, आवाज का भारी होना। स्त्रियों के विपरीत मानव में दुग्ध ग्रंथियां निष्क्रिय होती हैं, यानी स्तन का विकास नहीं होता। स्त्रियों में एक निश्चित उम्र के बाद नितंबों में फैट के जमाव होने के कारण नितंब काफी चौड़े हो जाते हैं। तो ये सारे द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं। हम पहले चर्चा करेंगे पुरुष के प्रजनन तंत्र के संदर्भ में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल मानव में पुरुष के प्रजनन तंत्र को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। एक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसके अंतर्गत टेस्टिस आता है, वृषण आता है, और इसी वृषण में नर युग्मक मेल गैमीट का निर्माण होता है। बाकी जितने भी जननांग हैं वो सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहे जाते हैं। तो मानव के पुरुष के जनन तंत्र को निम्नलिखित भागों में बांटते हैं। नंबर 1 टेस्टिस एंड स्क्रोटम और स्क्रोटल सेल, वृषण अथवा वृषणकोश। नंबर 2 एपिडाइमिस। नंबर 3 वास डिफरेंस, शुक्रवाहिनी। नंबर 4 यूरेथ्रा, मूत्रमार्ग, तथा पेनिस, सिस्ट। नंबर 5 एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स, सहायक ग्रंथियां। इन सहायक ग्रंथियों में सेमिनल वेसिकस, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, कॉर्पस ग्लैंड्स और बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो ये डायग्राम पुरुष का प्रजनन तंत्र है, जिसमें हमने आपको बताया कि मुख्य जननांग होता है टेस्टिस, वृषण। वृषण यही मुख्य जननांग है, क्योंकि इसके अंतर्गत इसमें
स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म ये नर युग्मक है, मेल गैमीट होता है। मानव में प्रजनन सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक प्रजनन आपको पता है कि लैंगिक प्रजनन में दो प्रकार के युग्मक, दो तरह के गैमीट यूज करते हैं। एक को मेल गैमीट, दूसरे को फीमेल गैमीट। ये दोनों गैमीट्स मिलते हैं जिसको निषेचन कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। परिणाम से जाइगोट बनता है और इसी जाइगोट के वृद्धि व विकास से शिशु का निर्माण होता है। तो ऐसे जन्म को लैंगिक जन्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मानव में होता है। इसके लिए दो प्रकार के गैमीट, एक मेल गैमीट, दूसरा फीमेल गैमीट। मेल गैमीट का निर्माण, स्पर्म का निर्माण वृषण में, टेस्टिस में। तो मैं बता रहा हूं आपको टेस्टिस है क्या, कहां पे स्थित होता है, इसका काम क्या है। टेस्टिस उदर गुहा के बाहर दोनों टांगों के बीच एक कोष में, एक थैले में, जिसको स्क्रोटल सैक, स्क्रोटम बोला जाता है, उसी में स्थित होता है। ये टेस्टिस एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय, ये टेस्टिस उदर गुहा में वृक्क के ठीक नीचे स्थित होता है। लेकिन जब बच्चे का जन्म होने को होगा, उसके पहले ये टेस्टिस नीचे की ओर खिसकता है और ये उदर गुहा से बाहर थैले में आ जाता है। उस थैले को स्क्रोटम कहा जाता है। टेस्टिस अपने एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये तो उदर गुहा में होता है, लेकिन जन्म के कुछ पहले यह खिसक करके सैक में आता है, स्क्रोटम में आ जाता है। उसका कारण अभी बताऊंगा। टेस्टिस वृषण ये पेयर्ड होता है, दो की संख्या में होते हैं। प्रत्येक टेस्टिस वृषण लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। गुलाबी रंग का अंडाकार रचना होती है। इस टेस्टिस के ऊपर दो झिल्लियां चढ़ी होती हैं। इसकी बाहरी झिल्ली को ट्यूनिका वैजिनैलिस तथा भीतरी झिल्ली को ट्यूनिका एल्बुजिनिया टेस्टिस के ऊपर दो मेम्ब्रेन, जिसको वृषण का कैप्सूल बोलते हैं। वृषण के ऊपर दो खोल चढ़ी होती है। इसकी बाहरी खोल को ट्यूनिका वैजिनैलिस, भीतरी खोल को ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोला जाता है। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर की तरफ धंस करके पूरे वृषण को 200 से लेकर के 400 संवाकार पिंडों में बांटता है, जिसको कहा जाता है लोब्यूल। तो एक वृषण लगभग 200 से 400 लोब्यूल्स होते हैं और प्रत्येक लोब्यूल में 2 या 3 अत्यंत पतली कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। इन नलिकाओं को कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स
ये वृक्क की ये वृषण की, टेस्टिस की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाइयां होती हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। अभी आगे जब वृषण का इंटरनल स्ट्रक्चर बताने लगूंगा तो उसमें विस्तृत रूप से चर्चा होगी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, इनमें कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त इस लोब्यूल्स में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स पाए जाते हैं, लेडिक सेल पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ये इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जिसके द्वारा नर हार्मोन का निर्माण होता है, नर हार्मोन बनते हैं, जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल में पाए जाते हैं। तो बाद में चर्चा होगी इसकी। टेस्टिस हमने आपको बताया 2 की संख्या में होते हैं और ये दोनों ही टेस्टिस उदर गुहा के बाहर एक थैले, इस थैले को स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक कहा जाता है। ये स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक स्किन का बना हुआ एक थैला होता है। ये कोष स्क्रोटल सेप्टम, ये सेप्टम है, एक खड़े खड़े स्क्रोटल सेप्टम होता है। ये स्क्रोटल सेप्टम पूरे स्क्रोटम को 2 चैम्बर में बांटता है, 2 कक्षों में बांटता है, 2 अधभागों में बांटता है और प्रत्येक अधभाग में एक एक टेस्टिस, एक एक वृषण स्थित होता है। तो देखिए ये स्क्रोटम, हमने आपको बताया कि स्क्रोटम ये उदर गुहा के बाहर दोनों टांगों के बीच ये स्थित होता है। तो उदर गुहा का निचला भाग पेल्विक कैविटी कहा जाता है। ये पेल्विक कैविटी सीधे संबंधित होता है वृषण कोष की गुहा से। यहाँ पर एक कैनाल पाई जाती है, नली पाई जाती है। इस कैनाल को इंज्यूइनल कैनाल, कौन सी कैनाल? इंज्यूइनल कैनाल। यह है इंज्यूइनल कैनाल जो लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये इंज्यूइनल कैनाल वृषण कोष की गुहा को उदर गुहा से जोड़ने का काम करता है। इसी कैनाल से होकर के ही ये वृषण उदर गुहा से खिसक करके इस कोष में आता है। यही कैनाल है इंज्यूइनल कैनाल। इंज्यूइनल कैनाल के द्वारा ही वृषण उदर गुहा से खिसक करके वृषण कोष में आता है। तो सवाल यह है कि यह स्क्रोटम में क्यों स्थित होता है वृषण? देखिए वृषण में शुक्राणु जनन की क्रिया, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया शरीर के ताप से 2 से लगभग 3 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो टेम्परेचर पे होती है। सपोज यदि ये वृषण उदर गुहा में ही होता तो वृषण का टेम्परेचर उतना ही होता जितना बॉडी का टेम्परेचर। इतने हाई टेम्परेचर पर वृषण में शुक्राणु जनन की क्रिया संभव नहीं थी। इसीलिए ये वृषण उदर गुहा से बाहर थैले में स्थित होता है और यही थैला, यही स्क्रोटम टेस्टिस के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, उतना टेम्परेचर बनाए रखता है जितने पर कि शुक्राणु जनन की क्रिया आसानी से हो सके। गर्मियों जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो ये स्क्रोटम की मसल्स ये शिथिल होते हैं, परिणाम स्वरूप स्क्रोटम की गुहा का आयतन बढ़ता है और टेस्टिस का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म का निर्माण होता है।
सर्दियों में, जाड़े में जब टेम्परेचर डाउन होने लगता है, काफ़ी कम हो जाता है, तो उस समय स्क्रोटम की मसल्स ये संकुचित होती हैं, परिणाम स्वरूप वृषणकोश की गुहा का आयतन कम हो जाता है, जिससे टेस्टिस का टेम्परेचर उतना बना रहता है जितने पर कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया हो सके। कुल मिलाकर के ये वृषणकोश स्क्रोटम टेस्टिस के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है ताकि टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया सुचारू रूप से हो सके। टेस्टिस एंड स्क्रोटम और स्क्रोटम। दूसरा है एपिडिडाइमिस। देखिए हमने बताया कि प्रत्येक टेस्टिस में 200 से 400 लोब्यूल्स होते हैं। प्रत्येक लोब्यूल्स बना होता है 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये अत्यंत कुंडलित, बाद में सीधे होते हैं। इनको रेटे टेस्टिस बोला जाता है, रेटे टेस्टिस। और कई रेटे टेस्टिस अपने से मोटी नलिका में खुलते हैं जिसको कहा जाता है एपिडिडाइमिस। तो यह एपिडिडाइमिस अत्यंत कुंडलित नलिका होती है जो वृषण के एक छोर से दूसरे छोर तक फैली होती है, मात्र 4 सेंटीमीटर में सीमित होती है। एपिडिडाइमिस अत्यंत कुंडलित महीन नलिका जो पूरे वृषण पर फैली होती है, इसी नलिका को एपिडिडाइमिस कहा जाता है। ये सीमित होती है केवल 4 सेंटीमीटर, लेकिन इतना कुंडलित होती है कि यदि इसको ओपन किया जाए, खोला जाए, तो इसकी टोटल लंबाई हो जाती है 6 मीटर, 6 मीटर। तो 6 मीटर लंबी कुंडलित नलिका मात्र 4 सेंटीमीटर में सीमित होती है। इस एपिडिडाइमिस के 3 भाग होते हैं। एक शीर्ष होता है, दूसरा बॉडी होता है, तीसरा पूंछ वाला भाग होता है, टेल वाला भाग होता है। अंत में ये टेल भाग वाला एपिडिडाइमिस ये ओपन होता है अपने से मोटी सीधी नलिका में, जिसको कहा जाता है वास डिफरेंस, सूत्रवाहिनी, वास डिफरेंस। देखिए एपिडिडाइमिस में स्पर्म का मैच्योरेशन होता है, परिपक्वन होता है, और इस एपिडिडाइमिस में स्पर्म लगभग 1 माह तक संरक्षित रहते हैं। एपिडिडाइमिस आगे की ओर अपने से मोटी कम कुंडलित नलिका में खुलता है, जिसको बोलते हैं वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस भी पेयर्ड रचना होती है, जो जोड़े में पाई जाती है। मैं एक ही का बता रहा हूं, ये डबल होता है। वास डिफरेंस इंजुइनल कैनाल से होते हुए प्रवेश पाता है उदर गुहा के सबसे निचले कक्ष में, जिसको बोलते हैं पेल्विक कैविटी। तो इंजुइनल कैनाल से होकर के ही वास डिफरेंस घुसता है कहाँ? पेल्विक कैविटी, यानी उदर गुहा के निचले भाग में। और ये नलिका वास डिफरेंस आगे जाकर के यूरेटर, मूत्रवाहिनी, अपने ही साइड, दोनों वास डिफरेंस अपने ही साइड के यूरेटर से फंदा बना करके ये नीचे, ये नलिका नीचे आती है फंदा बनाने के बाद, और यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय के ठीक नीचे इस वास डिफरेंस का भाग काफी फूला रहता है। इसी भाग को कहा जाता है एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस। तो एम्पुला अलग से कोई रचना नहीं है, वास डिफरेंस का अंतिम भाग ये काफी फूली नलिका होती है, इसी को एम्पुला कहा जाता है। तो यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे ये एम्पुला आगे खुलेगा सेमिनल वेसिकल्स के पैटर्न में। तो सेमिनल वेसिकल्स क्या है? शुक्राशय, इसका नाम शुक्राशय है, शुक्राणुओं का आशय, लेकिन आशय नहीं होता यहाँ पर, स्पर्म स्टोर नहीं होता।
ये एक एसेसरी ग्लैंड्स होती है, इसकी चर्चा करूंगा बाद में। तो ये रहा वास डिफरेंस। अगला है यूरेथ्रा एंड पेनिस। यूरेथ्रा मूत्र मार्ग। ये यूरेथ्रा क्या है, मूत्र मार्ग क्या है? यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे, यूरिनरी ब्लैडर एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक भाग होता है, इसी में यूरिन स्टोर होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे से प्रारंभ होकर के शिश्न के आगे छोर पे जो छिद्र होता है, जिसको यूरिनोजेनाइटल अपर्चर बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से लेकर के पेनिस के आगे छोर तक एक पतली नलिका होती है, इसी को कहा जाता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मूत्र मार्ग। इस मार्ग के द्वारा सामान्य दशा में केवल यूरिन ही पास होता है, लेकिन लैंगिक जनन में जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, संभोग की प्रक्रिया में, इस मार्ग से रिप्रोडक्टिव मटेरियल, जननी पदार्थ भी बाहर निकलता है। इसीलिए पुरुष के रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों का एक साथ कॉमन नाम दिया जाता है, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम कहा जाता है। तो यूरेथ्रा मूत्र मार्ग, पुरुषों में यूरेथ्रा लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा, कितना 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। यूरेथ्रा को 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। एक है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, दूसरा है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और तीसरा है पेनाइन यूरेथ्रा। पूरे यूरेथ्रा जो कि 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, यूरिनरी ब्लैडर के से प्रारंभ होकर के शिश्न के अग्र छोर पर को समाप्त होता है। ये 20 सेंटीमीटर लंबे नलिका को 3 भागों में बांटते हैं। एक है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा का वो भाग होता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड द्वारा घिरा होता है, यहाँ से यहाँ। इस भाग को प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहा जाता है, जो लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होता है, फ्रॉम 2 to 3 सेंटीमीटर। कौन सा? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। इसके बाद मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है, जो लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा, और शेष लगभग 16 से 17 सेंटीमीटर लंबा ये पेनाइन यूरेथ्रा होता है, जो पेनिस शीर्ष से होकर के गुजरता है। तो यूरेथ्रा एंड पेनिस। ये पेनिस क्या है, ये शिश्न क्या है? ये पुरुष का मैथुन अंग होता है, कॉपुलेटरी आर्गन होता है। इस पेनिस के द्वारा, पेनिस के भीतर अंदर, जिसको पेनाइन यूरेथ्रा बोलते हैं, सामान्य अवस्था में इससे केवल यूरिन ही बाहर निकलता है, लेकिन जब लैंगिक संसर्ग होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो उस समय यह पेनिस काफी हार्ड इरेक्टाइल पोजीशन में आकर के काफी लंबा बेलनाकार हो जाता है, जो प्रवेश पाता है स्त्री के वेजाइना में। तो इसका एक ही काम होता है, पुरुष के रिप्रोडक्टिव मटेरियल को, जेनेटिक पदार्थ को पहुंचाना स्त्री के वेजाइना में सेफली, सुरक्षित।
हमने आपको बताया कि पेनिस ये पुरुष का मैथुन अंग होता है, कापिटरी आर्गन होता है। ये सामान्य सामने अत्यंत शिथिल छोटा होता है और केवल यूरिन ही बाहर निकलता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, लैंगिक संसर्ग की अवधि में जब मैथुन उत्तेजना उत्पन्न होती है तो उस समय ये काफी सख्त बेलनाकार इरेक्ट पोजीशन में आता है और इसका इरेक्ट पोजीशन होना ये निर्भर करता है ब्लड सप्लाई पर। देखिए पेनिस में 3 कॉर्ड होते हैं, 2 पेनिस के डॉर्सोलैटरल साइड में, एक पेनिस के वेंट्रल साइड में। इन्हीं तीनों कॉर्ड में ये आर्टरी होती है जिसके द्वारा ब्लड की सप्लाई होती है, वेन होते हैं। तो जिस समय इरेक्ट पोजीशन की दशा बनेगी उस समय ब्लड सप्लाई अधिकता हो जाएगी और इन कोटरों में, इन कॉर्डों में ब्लड इकट्ठा होने के कारण ये अंग काफी हार्ड, बड़ा, बेलनाकार इरेक्ट पोजीशन हो जाता है। तो इसका मुख्य काम होता है फिक्स डिपोजिशन ऑफ रिप्रोडक्टिव मटेरियल सीमेन इनटू फीमेल वजाइना। पेनिस का अंतिम भाग ये काफी खुला होता है जिसको कहा जाता है ग्लैंस पेनिस। इस पेनिस, ग्लैंस पेनिस के चारों तरफ स्किन पाई जाती है। इस स्किन को कहा जाता है प्रीप्यूस या फोर स्किन। यही प्रीप्यूस पेनिस के मुंड को, शिश्न मुंड जिसको बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस बोलते हैं, उसको कवर किए रखता है, ढके रहता है। इस प्रीप्यूस की भीतरी सतहों पर अंदर की तरफ ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जिनके द्वारा एक सफेद रंग का पदार्थ स्रावित होता है जिसको स्मेग्मा बोलते हैं। ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया इसमें दुर्गंध आती है, इसलिए इसकी नियमित सफाई होनी चाहिए। यहूदियों में, मुस्लिमों में खतने की व्यवस्था होता है। तो इसमें क्या होता है, चाइल्डहुड में ही इस फोर स्किन को काट करके निकाल दिया जाता है ताकि ग्लैंस पेनिस ये नेकेड हो जाता है। तो फिर हमेशा ये नेकेड रहता है। पेनिस पुरुषता मैथुन कॉपिटरी। आगे है एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स, सहायक जनन ग्रंथियां। इन सहायक जनन ग्रंथियों में नंबर 1 सेमिनल वेसिकल्स, शुक्राशय, नंबर 2 प्रोस्टेट, नंबर 3 कॉपर्स ग्लैंड्स अथवा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो मैं सेमिनल वेसिकल्स की चर्चा कर रहा हूँ। सेमिनल वेसिकल्स यह एक सहायक जनन ग्रंथि है। कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी एक थैली होती है। इस थैली को सेमिनल वेसिकल्स बोला जाता है। सेमिनल वेसिकल्स इसके द्वारा एक तरल सिक्रीट होता है। यह तरल क्षारीय होता है जिसका pH वैल्यू 7.3 होता है। पीले रंग का क्षारीय तरल सिक्रीट होता है सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा, जो सीमेन का 60 से 70% भाग बनाता है। सीमेन, ये सीमेन क्या है, पुरुष का रिप्रोडक्टिव मटेरियल होता है। इसी सीमेन में सीमेन बना होता है स्पर्म से, सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड्स, इनको मिलाकर के सीमेन बोला जाता है। तो सीमेन का 60 to 70% भाग बनाता है सेमिनल वेसिकल्स का स्राव। सेमिनल वेसिकल्स का स्राव
क्षारी जिसका pH 7.3, पीले रंग का स्राव होता है। इसी सिक्रीशन में सेमिनल वेसिकल्स के स्राव में पाया जाता है फ्रक्टोज, पाया जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन, पाया जाता है सेमिनोजेलिन। ये सारे रसायन सेमिनल वेसिकल्स के स्राव में पाए जाते हैं। क्या क्या? फ्रक्टोज, फ्रक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है। इसी फ्रक्टोज के द्वारा स्पर्म को सक्रिय बनाने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये ईंधन का काम करता है, स्पर्म के लिए ईंधन का काम करता है फ्रक्टोज। प्रोस्टाग्लैंडिन है, इसकी वजह से स्पर्म सक्रिय रहता है तथा जब ये पहुंचता है वेजाइना में तो वेजाइना की मांसपेशियों को संकुचित करने का काम ये प्रोस्टाग्लैंडिन करता है। इसके अलावा ये सेमिनोजेलिन है, यह लीवी के सीमेन के कोगुलेशन में, स्कंदन में सहायक होता है। सेमिनल वेसिकल्स। अगला है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड्स। यह यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे सिंघाड़े के आकृति की गुलाबी रंग की एक ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि को प्रोस्टेट ग्लैंड्स कहा जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स यह भी एक ग्लैंड्स है, इसके द्वारा भी एक स्राव उत्पन्न होता है। ये स्राव हल्का सा अम्लीय सफेद रंग का होता है, जो सीमेन का 25% भाग, 25% भाग बनाता है सीमेन का और प्रोस्टेट ग्लैंड का स्राव। ये प्रोस्टेट ग्लैंड अनेक पिंडों में बटी होती है, जिसको लोब्यूल्स कहा जाता है। 4-5 लोब्यूल्स होते हैं और इन्हीं में सिक्रीशन होता है। प्रत्येक लोब्यूल्स अलग अलग डक्ट के माध्यम से यूरेथ्रा में ओपन होते हैं। साथ ही साथ ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स में ओपन होता है इजैक्यूलेटरी डक्ट, स्पर्म नलिका। कैसे? स्पर्म नलिका, इजैक्यूलेटरी डक्ट, ये इजैक्यूलेटरी डक्ट है। क्या? वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स का डक्ट दोनों एक कॉमन नलिका में खुलते हैं। ये कॉमन नलिका अत्यंत छोटी, लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी कॉमन नलिका होती है। कॉमन नलिका इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस नलिका का निर्माण वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स दोनों के फ्यूजन से ये नलिका बनती है। इसी को इजैक्यूलेटरी डक्ट बोला जाता है, जो 2 सेंटीमीटर लंबी होती है। और ये वो नलिका होती है जिसके द्वारा सीमेन अस्खलित होता है। अस्खलित का क्या मतलब है? जब सेक्सुअल इंटरकोर्स का चरम हुआ, एट द एंड ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, मैथुन क्रिया के अंतिम अवस्था में स्पर्म नलिका के संकुचन से सेमिनल वेसिकल्स का स्राव इधर स्पर्म दोनों ही स्पर्म नलिका के थ्रू कहाँ? यूरेथ्रा में आते हैं, यूरेथ्रा में, और वहीं से यूरेथ्रा के थ्रू फिर कहाँ? ये बाहर निकलते हैं। तो इस नलिका को स्पर्म नलिका बोलते हैं। ये स्पर्म नलिका इजैक्यूलेटरी डक्ट लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। इसके द्वारा सीमेन आता है यूरेथ्रा। प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों में इसके
सिक्रीशन हमने आपको बताया कि हल्का सा अम्लीय, सीमेन का 25% भाग बनाता है, सफ़ेद रंग का होता है। इसमें पाए जाते हैं एंजाइम जैसे फास्फेटेज, विभिन्न प्रकार के प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो स्पर्म को सक्रिय बनाने का कार्य करते हैं। 45-50 वर्ष की उम्र प्राप्त करने के बाद ये प्रोस्टेट ग्लैंड साइज में इंक्रीज करती है और जब चूंकि इसी के इस ग्लैंड से होकर के ही इसके अंदर से ही यूरेथ्रा जाती है, तो जब ये साइज में बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि ये उस यूरेथ्रा पर प्रेशर डालेगा, दबाव डालेगा और जिसकी वजह से मूत्र मार्ग ये सकरा हो जाता है। परिणाम स्वरूप यूरिन का कठिनाई से बाहर निकलना होता है। ऐसी दशा में डॉक्टर इस प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन करते हैं, इस यूरेथ्रा की मोटाई को सामान्य बनाने का काम करते हैं। यूरिनरी प्रोस्टेट। अगली है काउपर्स ग्लैंड्स अथवा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। काउपर्स और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में एक जोड़ी छोटी सी ग्लैंड होती है जिसको काउपर्स अथवा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स कहा जाता है। इस ग्लैंड के द्वारा भी एक स्राव उत्पन्न होता है। ये स्राव पारदर्शी, चिपचिपा और हल्का सा क्षारीय होता है और इसका सिक्रीशन उस समय यूरेथ्रा में आता है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स शुरू होता है, यानी स्खलन के पूर्व ही इसका स्राव यूरेथ्रा की भीतरी सतह पर फैल करके यूरेथ्रा में जो अम्लीयता है, जो कि यूरिन कहलाता है, उसकी अम्लीयता को